जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं फिजिक्स की अपनी क्लास। और दोस्तों फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए जीएस में जो जनरल साइंस में प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स में, उसमें यहाँ से बहुत सारे सवाल होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना आवश्यक है और सारे सवालों को हल करने के लिए। इस टॉपिक में आपको तापमान पढ़ना है, आपको ताप पढ़ना है, ऊष्मा पढ़ना है, तापांतर पढ़ना है, आपको सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट समझना है। ये सारी चीज़ें हर जगह काम आती हैं और चीज़ों को भी समझने के लिए काम आती हैं। इसमें ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं, आप पढ़ेंगे, चालन, संवहन, विकिरण, बहुत सारी विशेषताएं आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे जुड़े कुछ सवाल करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले इससे जुड़े कुछ सवाल हो जाएं। ठीक है, गर्म करने से, अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, ठीक है, गर्म करने से क्या होता है? ठीक है, गर्म करने से, क्वेश्चन है गर्म करने से। अब चार कंडीशन है, आपको समझना है किस तरह कंडीशन अप्लाई होगी। सबसे पहली जो सिचुएशन है दोस्तों वो क्या है? विस्तारण। गर्म करने से विस्तारण, एक्सपेंशन। केवल ठोस पदार्थों में, केवल ठोस पदार्थों में होता है विस्तारण, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, और चौथा है सभी द्रव्यों एवं ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। मतलब सभी द्रव्यों में और ठोस पदार्थों में, और ठोस पदार्थों में क्या होता है? समान दर से होता है। तो गर्म करने पे किसी जो है पदार्थ का क्या होता है? विस्तारण होता है। तो क्या ये केवल ठोस में होता है? क्या केवल ठोस को गर्म किया जाए तभी वो विस्तार होगा उसका? ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, अगर द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। आपने देखा विस्तारण तो उसका भी होता है। तो ये हमारा विकल्प सही नहीं है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है? बिल्कुल नहीं, भार से इसका कोई लेना देना नहीं है, भार से इसका कोई लेना देना नहीं है। पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हमारा सही उत्तर यही है। सभी द्रव्यों ठोस पदार्थों में समान दर से तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे कि पदार्थ का घनत्व घटा देता है, ये क्यों सही है? गर्म करने पे
किसी पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए गर्म करने पे पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है। अगर किसी चीज को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है। अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन है, तो अगर आयतन जो है बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा? अगर आयतन बढ़ेगा, किसी पदार्थ का आयतन बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, घनत्व क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। द्रव्यमान से ही, द्रव्यमान में ही तो भाग देंगे आयतन का। अगर आयतन अधिक हुआ तो ये ऊपर वाला उससे कम हो जाएगा, और उससे कम हो जाएगा तो जब इसमें भाग देंगे तो घनत्व का मान कम हो जाएगा। एक सूत्र की तरह है, आप समझिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब गर्म करने से आयतन मतलब नीचे जो हर है ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो ये अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इसका जो मान आएगा वो कम आएगा, अर्थात पदार्थ का घनत्व घट जाएगा। जब गर्म करेंगे किसी पदार्थ को तो पदार्थ का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है, आयतन बढ़ने के साथ पदार्थ का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गर्म करने पे क्या जो है गुणधर्म परिवर्तित होते हैं, उससे संबंधित सवाल है। तो ये आपको ऊष्मा टॉपिक में ही मिलेगा। जब आप ऊष्मा अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको जो है क्या होगा, समझ में आएगा। अब देखिए बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, बर्फ पिघलती है, ठीक है, बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, पहला आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दूसरा होगा आयतन घटता है, तीसरा क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ता है, और चौथा होगा द्रव्यमान घटता है, ठीक है। चौथा क्या होगा, द्रव्यमान घटता है। अब देखिए चार ऑप्शन हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिघलने पे क्या होती हैं, गर्म करने पे क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है, गर्म करने पे सिकुड़ती हैं। बर्फ के मामले में आप समझ लीजिए, बर्फ के मामले में बर्फ और जल, अगर सेम क्वांटिटी की बर्फ हो और सेम क्वांटिटी का जल, उतने ही पानी को हम अगर बर्फ में बना दें, बर्फ में चेंज कर दें, तो बर्फ का आयतन अधिक होगा या जल का आयतन अधिक होगा? दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, बर्फ का आयतन अधिक होगा, बर्फ का आयतन हमेशा जल से अधिक होगा, और जल का आयतन कम होगा, मतलब सेम क्वांटिटी है। अब पानी की जो नल होती है दोस्तों, उसमें सेम क्वांटिटी का पानी फ्लो करता है। सर्दियों में क्या होता है, जब बहुत सर्दी, जहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, तो जो नल होते हैं, नल की जो पाइप होती हैं वो चिटक जाती है, टूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो जो पानी होता है, सेम क्वांटिटी का पानी नॉर्मली उसमें फ्लो करता है, लेकिन जब जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हो जाता है तो क्या होता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, नल जो है
टूट जाएंगे, पाइप जो है क्या होगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाएगा। जब वही पानी बर्फ में जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। जरूर याद रखिएगा, मैंने उदाहरण के साथ इसको समझा दिया आपको अच्छे से। तो बर्फ का आयतन पानी की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। अब बर्फ पिघलेगी दोस्तों तो क्या होगा, आयतन घटेगा। आयतन घटेगा मतलब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, पानी बनेगा, और पानी का आयतन कम होगा। तो सीधी सी बात है, ये उत्तर हमारा सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। अब देखिए, ढला हुआ लोहा बर्फ, ढला हुआ लोहा बर्फ और क्या, एंटीमोनी है, पीतल है, एंटीमोनी, पीतल, ये गर्म करने पर, गर्म करने पर सिकुड़ते हैं। ठीक है, ये चीजें गर्म करने पर क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। जिसमें बर्फ है, ढलवा लोहा है, एंटीमोनी है और पीतल है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आइए टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, गलन। ठीक है, गलन क्या है, वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, गर्म करने पे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं दोस्तों, इसके आगे समझते हैं। जिस ताप पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है, वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस, वह ताप जिस पर ठोस गलता है, ठीक है, वह ताप जिस पर ठोस गलता है और वायुमंडलीय दाब पर, और वायुमंडलीय दाब पर, और दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पे ठोस पदार्थ क्या होता है, गलता है और वायुमंडलीय दाब पर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में या लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडलीय दबाव पर, ठीक है, एक सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु होगा। ठीक है, उस पदार्थ का क्या होगा, गलनांक होगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया गलनांक।
ये हो गया गलनांक, ठीक है। जीरो डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ पिघलकर जल बनाता है। अब बर्फ की बात करते हैं, बर्फ या आइस, ठीक है, बर्फ या आइस। तो आइस का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 0 डिग्री ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलकर जल बनाता है, ठीक है। बर्फ पिघलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठोस जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव में। मतलब सॉलिड जो है, सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? बर्फ का ठोस से द्रव में बदलने का जो पॉइंट है, गलन बिंदु है, गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। भिन्न भिन्न ठोस का भिन्न भिन्न गलनांक होता है। बर्फ का ये है, हर पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है, एक ही गलनांक नहीं होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न ठोसों का गलनांक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न ठोसों का गलनांक भिन्न भिन्न होता है। अब 0 डिग्री तो आपने देख लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसका गलनांक है? ये है बर्फ का। अब देखेंगे और पदार्थों का, जैसे मोम गलता है, मोम ठोस है लेकिन ये द्रव में बदलता है, तो मोम का गलनांक क्या हो जाएगा? 63। मोम का गलनांक 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मोम का गलनांक क्या है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस टेम्परेचर पर मोम सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। लोहा बहुत ही सॉलिड जो है मटेरियल है, तो लोहे का गलनांक कितना होगा? लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचिए 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देंगे आप, तब लोहा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। तो कितना डिफरेंस है? एक डिफरेंस है कि सोचिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोहे का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कितना अंतर है, ठीक है। किसी ठोस का जो गलनांक होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल की माप है, ठीक है। किसी ठोस, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, किसी ठोस का गलनांक, ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों मतलब अणुओं और कणों का मतलब अणुओं और परमाणुओं के बीच आकर्षण बल, या परमाणुओं के बीच आकर्षण बल की माप है। आकर्षण बल की माप है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप समझिए कि कोई सॉलिड है, उसके जो भी कण हैं, वो कण क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। तो उसके अणु या परमाणु जो हैं, उनके बीच परस्पर जो आकर्षण बल होता है, उसी से डिफाइन होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। अगर उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है
इसका मतलब वो आदर्श ठोस है। आप समझिए, जैसे मोम क्या है, ठोस में है जरूर, लेकिन वो पूरी तरह से एक आदर्श ठोस में नहीं आता, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है। बर्फ तो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में ठोस है, जैसे लोहा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे में अणुओं का या परमाणुओं का जो आपस में परस्पर आकर्षण बल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। आकर्षण बल जितना अधिक होगा, किसी भी ठोस का गलनांक उतना ही अधिक होगा। बस ये समझ लीजिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर तुलना करें, कि बर्फ के अणुओं का या परमाणुओं का परस्पर आकर्षण बल लोहे के अणुओं या परमाणुओं के परस्पर आकर्षण बल से कम है, तभी उसका गलनांक कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और लोहे के अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक भी 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब अगर अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आगे जो देखेंगे, हम देखेंगे क्वथनांक। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखते हैं, आइए क्वथनांक भी पढ़ लेते हैं। क्वथन सब देखेंगे हम। क्वथन, क्वथन मतलब बॉइलिंग। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर पदार्थ द्रव से, ठीक है, तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किससे किस में बदल रहा है? लिक्विड से गैस में बदल रहा है। बहुत ही सरल उदाहरण है। आप पानी गर्म करते हैं, पतीले में आपने पानी लिया, ठीक है, आपने एक बॉयल लिया, आपने एक बाउल लिया, उसमें आपने पानी को हीट दिया। धीरे धीरे क्या होता है, पानी बॉयल होने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप टेम्परेचर को पहुंचा देंगे तो पानी क्या होगा, बॉयल करने लगेगा। पानी में क्या होगा, क्वथन होना शुरू हो जाएगा। क्वथन मतलब क्या हुआ, द्रव का सीधे तुरंत गैस में चेंज होना। ठीक है, मतलब एक निश्चित ताप पर द्रव का सीधे गैस में चेंज होना। यही प्रक्रम, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्वथन कहलाती है, बॉइलिंग कहलाती है। बहुत सी सरल। ठीक है, क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। अब जिस ताप पर द्रव उबलता है, जिस ताप पर द्रव उबलता है, ठीक है, जिस ताप पर द्रव उबलता है वो क्या होगा दोस्तों, और वायुमंडलीय दाब पर, और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। जिस ताप पर द्रव क्या होता है, बॉयल करता है, और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से किस में चेंज होता है, गैस में परिवर्तित होता है, वह उस पदार्थ का, या द्रव का भी कह सकते हैं, क्योंकि द्रव ही जो है गैस में बदल रहा है, द्रव की बात हो रही है,
वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वथनांक। अब इसी तरह भिन्न भिन्न द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ क्वथनांक देख लेते हैं। क्वथनांक देखते हैं, कुछ पदार्थों के क्वथनांक देखते हैं। एल्कोहल, सबसे पहले दोस्तों जल का ही देखेंगे। ठीक है, नहीं नीचे से शुरू करते हैं, एल्कोहल से शुरू करते हैं, क्योंकि एल्कोहल का सबसे कम है, जल से भी कम है। एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एल्कोहल का क्वथनांक। ठीक है, अब यही दोस्तों जल का देख लेते हैं। जल का क्वथनांक कितना होगा? आपको पता ही होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसके पहले पढ़ा है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। पारे क्वथनांक, पारे का क्वथनांक कितना होगा? 357 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। ठीक है, 3.5 गुने से भी ज्यादा, जल से 3.5 गुने से भी ज्यादा पारे का क्वथनांक होता है। मतलब 3.5 गुना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे जल की अपेक्षा, तब पारा जो है बॉयल करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न क्वथनांक हैं। ठीक है, और पदार्थों में कौन पदार्थ? लिक्विड, क्योंकि जल को ही आप बॉयल, मतलब लिक्विड को ही आप बॉयल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों संघनन या द्रवण, कंडेंशन। अब हम देखेंगे संघनन या द्रवण। इसमें क्या है? संघनन को क्या कहेंगे? कंडेंसन। ठीक है, चलिए अब संघनन या द्रवण को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? शीतलन द्वारा, मतलब ठंडा करके। ठीक है, गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना। शीतलन द्वारा मतलब ठंडा करके। ठीक है, गैस या वाष्प को द्रव में बदलना। ठीक है, परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? संघनन या द्रवण। ठीक है, ध्यान दीजिए, शीतलन द्वारा मतलब कहीं गर्म करना है, कहीं ठंडा करना है, तो
इसका मतलब क्या है, शीतलन का मतलब ठंडा करना। वाष्प को या गैस को, ठीक है, गैस भी एक अवस्था है पदार्थ की, वाष्प या गैस को ठंडा करके या शीतलन करके लिक्विड में चेंज करना। अभी आपने लिक्विड को गैस में देखा, ठोस को लिक्विड में देखा। अब यहां क्या है, यहां दोस्तों क्या है, गैस को ठंडा किया जा रहा है और किस में चेंज कर दिया जा रहा है, लिक्विड में। अब आप उदाहरण से समझिए, बर्फ और जल के उदाहरण से हम तीनों स्थितियों को समझाते हैं। बर्फ को आप गर्म, बर्फ क्या है, ठोस है, पानी की ठोस अवस्था है बर्फ। अब ठोस को हमने गर्म किया, ताप बढ़ाया, तो ठोस से किस में बदला, जल में बदला। आयतन में परिवर्तन होगा दोस्तों, जल में जब बदल जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा, बर्फ में आयतन अधिक होगा। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। आयतन बढ़ता है तो घनत्व तो कम होता है, ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसी पदार्थ का आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो कम होगा, क्लियर, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व। अब दोस्तों क्या है, जल को हमने, जल के फॉर्म को, बर्फ को हमने गर्म करके लिक्विड में चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। अब द्रव अवस्था में आ गया, पानी बन गया। पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा वो, अगर फिर पानी को भी हीट करते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाते हैं तो क्या होगा, वो वाष्प में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। और गर्म होके चूंकि हल्का होगा तो ये ऊपर उठने लगेगा। अब हम पढ़ेंगे संघनन या द्रवण। इसमें क्या होगा, मान लीजिए पानी आप बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गैस बन के उड़ रहा है। मान लीजिए पानी के ऊपर या जो भी पॉट आपने रखा है, पानी जिसमें रखा है बॉयल होने के लिए, उसी के ऊपर, थोड़े ऊपर आप एक बर्तन ले लीजिए, एक ढक्कन ले लीजिए बड़ा सा, ठीक है, प्लेट ले लीजिए बड़ी सी। आप उसको जो है उसके कुछ ऊपर रख दीजिए और उसको पकड़े रहिए, आपका हाथ जलने न पाए। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पानी जो गर्म होके वाष्प में या गैस में बदल के ऊपर उठ रहा है। ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि हल्का होता है, तो ऊपर उठ रहा है, लेकिन उस बर्तन से टकरा के वो रुकता है और कुछ देर में वो ठंडा हो जाता है, मतलब शीतलन हो रहा है, गैस का या वाष्प का शीतलन हो रहा है। ठंडा होके वो क्या हो जाएगा, पानी की बूंदों में बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि मतलब पानी जैसा हो जाता है, वो गैस थी लेकिन ठंडे होने पे पानी में बदल जाती है। इसी को कहते हैं संघनन या कंडेंसर। अब यही होता है कि जब वाष्प जो है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, यहाँ तो गर्म होके ऊपर उठती है, लेकिन जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने लगती है तो जल की छोटी छोटी बूंदों में वो परिवर्तित होने लगती है, और जल की छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का भार अधिक होने लगता है तो वो क्या होती है, जमीन पर नीचे गिरने लगती, बारिश होने लगती है। अब अगर समझिए कभी कभी ओले पड़ते हैं, बर्फ गिरती है, क्यों होता है, अब वही पानी की बूंदें जो है और टेम्परेचर जब गिर जाता है, कम हो जाता है, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती हैं, बर्फ में बदल जाती हैं। क्योंकि एक साइकिल है, आप समझिए, बर्फ को आपने टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ। लिक्विड को आपने और टेम्परेचर दिया, वेपर में चेंज हो गया। वेपर का टेम्परेचर कम किया, फिर से सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, ये चक्र है, जल चक्र है। एक तरह से क्या है, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। जब इस सवाल, किसी सवाल में पूछा जाए कि ये परिवर्तन कैसा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों इसको रिवर्स किया जा सकता है? ये क्या है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, हाँ रिवर्सिबल है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी भौतिक अवस्था चेंज होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संघनन क्या है दोस्तों? दरअसल संघनन जो होता है ये क्वथन और वाष्पन का विपरीत क्रम है। क्वथन और वाष्पन, जिसको हम क्वथन कह रहे थे, बॉइलिंग या वाष्पित हो रहा है, वो एक ही बात है। क्वथन और वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। क्या है? विपरीत प्रक्रम है। क्लियर हुआ? तो संघनन आपको अच्छे से समझ में आ गया। उदाहरण के साथ जब आप इसको समझेंगे
तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाष्पन, संघनन आपको समझ में आ जाएगा, द्रवीकरण क्या है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है क्वथनांक, किस तरह गलनांक एक दूसरे से अलग है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को लेके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में बताई गई चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई समस्या है कमेंट करें और हमें बताएं। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।